Silence, lights, sound, camera, action! नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज इस प्रोग्राम में कुछ बातें, कुछ किस्से और कुछ गीतों के साथ आपसे मुखातिब हो रही हैं कथा, पटकथा और संवाद लेखिका अचला नागर। आखिर क्यों, निकाह और बागबान जैसी फिल्मों की लेखिका अचला जी के साथ आज की फिल्मी गपशप चल रही है रेणु चतुर्वेदी के साथ। सुनिए इस प्रोग्राम की दूसरी और अंतिम कड़ी। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अचला नागर। तो 10 साल में आकाशवाणी मथुरा में, ससुराल में भी जी। मेरा जो लेखन था वहाँ तक मैं छप रही थी। धर्म योग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, और बहुत आनंद प्राप्त कर रही थी। साहित्य से जुड़ी हुई थी जी, यानी कि जितनी भी उस वक्त की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी उसमें आपके लेख छप रहे थे। हाँ, बिल्कुल खूब लिख रही थी। मैं ये मुख्य बात ये कहना चाहूंगी कि कलम थी बचपन से मेरे हाथ, तो उससे लिखा बचपन में ये कहानी छप गई थी। 8 साल की आयु में मेरी लेटर बॉक्स में डाला थी, तो छप गई। बाल सखा में, लल्ला में लिखती रही। फिर अभी आपको बताया तो साहित्य तो शायद जन्म से ही मिला। वो थी पठ्य विधा, लेखन विधा जो पढ़ी जाती है। अब जबकि मैं रेडियो से जुड़ी तो रेडियो में लेखन अलग आया। इतना लिखा है मैंने, इतना सीखा मैंने रेडियो लेखन बिल्कुल अलग। उसमें हमें अलग तरह साहित्य की अलग परवाज है। साहित्य में आप एक पैरा में 1000 साल आगे तक जा सकते हैं। यहाँ की सीमाएं हैं, जगह आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप तो आपको बताना पड़ेगा। आपका कहना, अच्छा रेणु जी आइए इधर से निकल आइए, यहाँ सोफा आइए, सोफा पर बैठिए। इतना लंबा लिखना पड़ेगा, तब लगेगा कि रेणु जी आई हैं और सोफा पर बैठाएंगे। लगता है मिसेस श्रीवास्तव आ गई हैं। मैं देखती हूँ। आओ जी, बस आपकी कमी थी। अरे मिसेस श्रीवास्तव, आज आप बड़ी नई सी लग रही हैं, है ना रवीना? हाँ। अरे मिसेस गुप्ता को दिखता नहीं है क्या? मिसेस श्रीवास्तव ने बाल कटवा लिए हैं। वो भी बॉब कट। अरे बड़े सोने लग रहे हो आप। थैंक यू वेरी मच। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे। बस मैं ही झिझक रही थी। कटवा लिए। अरे वाह, हाय कितनी लकी हैं आप मिसेस श्रीवास्तव, जो आपके हस्बैंड आपको इतना बढ़ावा देते। एक मेरे पल्ला जी, वो जब भी मेरे मुंह से हेयर कट की बात निकलती है ना, भड़क जाते हैं। कहते हैं वो तेरी लंबी लंबी जुल्फें देख के तो तेरे से ब्याह किया था, नहीं चाहिए मैंने परकटी। हाय फोन किसका आ गया? लो जी, फिर से बाई का फोन। हाँ केसर बोल। क्या? हाय तुम लोग भी ना फालतू बातों पे यकीन कर लेते हो। अच्छा ठीक है, रोना धोना बंद कर। शामी मार्केट आऊंगी तो तेरे घर आके एडवांस पैसे दे दूंगी, ठीक है? हाय रब्बा, कैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया विच। क्यों री? केसर तो तेरी बाई का नाम है ना? क्या हुआ उसे? अब मैं क्या बताऊं, ये जो टीवी में ये चुटिया काट के किस्से शिस्से चल रहे हैं ना, उसी की चपेट में इसकी नूंह आ गई है। क्या? हाँ। अच्छा, अब क्या आ गया? किराए का ही घर था बाबूजी का। वहाँ मेरे चाचा जी रहते थे। फिर चाचा जी भी नहीं रहे तो मेरी चाची, भाई, तो बम्बई तो मैं, मेरा घर था। मेरा चाची बिल्कुल ऐसी घर की तरह। पहले के रिश्ते आपको शायद अंदाजा होगा कि कोई कजन्स वर्ड नहीं होता था, माँ जैसी नहीं होते थे जी। भाई तो भाई हैं, 5 भाई थे। वैसे 2 भाई थे मेरे कुमुशर, 3 और 5 भाई थे मेरे। तो यहाँ आती रहती थी, काकी कहते थे। हमें साल में 1 चक्कर लगता था। तो यहाँ आना तो मैं क्या करूँ, घूमना तो आता ही नहीं था। सरल महिला बिल्कुल मैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पहुंच जाती थी।
और भारती जी से मिलना है, और ये अपने मनमोहन सरल हैं, और ये सारे जितने भी साहित्यकार हैं बड़े बड़े, सबसे मिलना हो जाता था। उन दिनों वहाँ एक फिल्म फेयर तो अंग्रेजी में पत्रिका आती थी जिसका पुरस्कार मिलता है, और हम फिल्म वालों के लिए वो ऑस्कर होता है। तो वहीं पर हिंदी पत्रिका थी उनकी, माधुरी, उस समय उसके संपादक विनोद तिवारी जी थी, अभी भी हैं, हम बातचीत होती रहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि अर्चना जी हमारे लिए कहानी लिखी। मैंने कहा आपकी फिल्मी पत्रिका है, उसके लिए कहानी क्या लिखना? बोले नहीं, हमने एक कॉलम शुरू किया है साहित्य मंथन, उसमें हम कुछ अच्छी कहानी अगर कोई लिखे और कोई प्रोड्यूसर वो बनाना चाहे तो हम चाहते हैं थोड़ी सी फिल्में अलग तरह के बनने लगे। 2 शब्द मेरे जीवन में है, थे और हमेशा रहेंगे। संकल्प लेती हूँ, फिर नियम से उसे अवधि में पूरा करना है, और जब तक पूरा नहीं होता बेचैन रहती हूँ मैं कहा विनोद जी फिल्मी कहानी कैसे लिखती हूँ? बोले अरे बड़ा आसान, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखती हो तुम कुछ नहीं, एक इंटरवल पर थोड़ा एक धमाका हो कि जो ऑडियंस बाहर जाए वो लौट के आए, अंदर आए देखने, और फिर क्लाइमेक्स में कुछ ऐसी बातें हों कि पब्लिक बैठी रहे तब तक अंत तक। तो अब ये लेकर मैं मुंबई से रेडियो से छुट्टी में आती थी, और मुझे तो नौकरी कर रही हूँ, लौट के जाना है, लेकिन मैं ये लेकर गई फिल्मी कहानी कैसे लिखते हैं, जोर लगाया जा रहा हूँ, कौन बताएगा। उन दिनों एक पत्रिका आती थी, तो उसमें कुछ एक खबर थी कि पाठकों आपको याद होगा, हमने कुछ अंक पहले लिखा था कि संजय खान और जीनत अमान ने गुपचुप निकाह कर लिया है। उसके बाद फिर ये भी लिखा था और गुपचुप तलाक भी हो चुकी है। अब सुनने में आया है कि हलाला के तरीके से ये दोनों फिर से निकाह करने वाले हैं। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। जो सांस भी आए, तन चीर के जाए, इस हाल से कोई किस तरह निभाए। न मरना रात आया, न जीना मन भाया, न मरना रात आया, न जीना मन भाया, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। रुत हम के गले ना, कोई आस भले ना, तकदीर के आगे मेरी पेश चले ना। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, बहुत की तदबीरें, न टूटी मतलब इस
छोटी सी न्यूज थी जी जी। कि मुझे एक अक्षर समझ में नहीं आया क्या है, तो मैं आकाशवाणी में ही हमारे तबला वादक बाबू खान साहब, तो बाबू खान साहब से मैंने कहा, बाबू खान साहब ये क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बोले, बीवी ये देख, पूरा समझाया 3 तलाक से हलाला तक। वो ये हुआ कि देखो बीबी भी कई बाशला जी, कभी बीबी, देखो बेटा कभी भी ऐसा होता है, अगर कोई 3 बार गुस्से में या वैसे ही या लड़ाई में तलाक 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 बोल देते हैं तो वो तलाक हो जाता है। मतलब क्या, डिवोर्स हो जाती? बोले हाँ। मैं कहा ये क्या बात हो गई? मेरे अंदर की औरत जो थी ना वो तड़प उठी। तो मैं तो तब तक समझ रही थी अब ये ऐसा होता है। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में कह देते हैं तो वापस बुलाया। मैंने कहा वापस कैसे बुलाएंगे? तो बोले वापस ऐसे बुलाएंगे कि उसकी जो बीवी थी उसका किसी और के साथ फिर एक निकाह हो और वो भी 3 तलाक बोले, छोड़ दे, उसके बाद वो उससे निकाह दोबारा कर। अरे यार, मैंने कहा ये तो बड़ी औरत के लिए मुश्किल है, जाती है। फिर भी मैंने मन में सोचा कि अरे कहीं बच्चे छूट गए होंगे, चलो एक और निकाह करके आ गई है तो ठीक है। तो मैंने कहा तो मतलब फिर वो छोड़ देता है और आ जाती है? बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं छोड़ते, वो पूरी शादी की तरह, मतलब पति पत्नी की तरह समय गुजार चुके हों दोनों, उसके बाद ये तलाक 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 जो दूसरा तब मुकम्मल होता है। लानत है, मैंने कहा लानत है औरत होने पर, कैसे जी पाती होंगी बेचारी बच्चियां। इस चीज ने मेरे की औरत को हिला दिया। उन्होंने और भी बताया कि इसे हलाला कहते हैं। अब मैं अपनी मुद्दे पर आ गई संकल्प पे, फिल्मी कहानी है, इसमें इंटरवल पर भी तलाक देंगे तो झटका आएगा बहुत बड़ा। उसके बाद वो लड़की फिर कहे कि मुझे कोई नहीं चाहिए, तो मैं तो ऐसी कहानी, तब तक ये मुझे नहीं पता था फिल्म बन रही है। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मैं पत्रिका के लिए लिख रही हूँ। तो मैंने जो क्लाइमेक्स में जो लिखा, क्लाइमेक्स लगभग ऐसा ही था, लेकिन एक सटल एंड छोड़ा था कि ना मुझे तुम चाहिए ना तुम चाहिए, क्योंकि तुमने भी इस तरह एक गाली के साथ तलाक दिया और तुमने मुझे तोहफे में दे दिया। क्या बात? वो इस तरह थी। तो अब ये हुआ क्या कि उन्होंने, मैं यहाँ फिर एक चक्कर मेरा, अगस्त भी याद है मुझे, अगस्त 80, और मेरे कंधे पर छोटा सा बैग था। हाँ, इस बीच होशियारी क्या की मैं आकाशवाणी में उसे 1 घंटे के रेडियो प्ले बनाया उसका। अच्छा। मैंने कहा छपेगी तो छपेगी, रेडियो प्ले बना के और प्ले चल गया वो, और बहुत चिट्ठियां आई इस पर, बड़ी खुश मैं। जब मैं बम्बई आई तो मैं कहा तिवारी जी को दिखाऊंगी, तिवारी जी आपका तो अक्टूबर में छपेगा, मेरा तो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो गया। तो पर्स में पड़ा हुआ था, तो वो बातचीत हो गई। फिर बोले कि अच्छा एक काम करो, तुम अब यहाँ कब तक हो? मन का हूँ 5-6 दिन। बोले एक काम करो, तुम बी.आर. चोपड़ा साहब ने, उनको एक इंटरव्यू करके आओ। मन का नहीं ने बड़े वो है, मैं बहुत समझाया। बोला कि नहीं, खुद लाहौर में बतौर बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी और लेखक हैं वो, और लेखकों के बहुत इज्जत करते हैं, बिल्कुल शर्माओ मत, अपॉइंटमेंट में तुम्हें लेके देता हूँ। तो उन्होंने फोन लगाया वहीं से और फोन दिया मुझे, तो चोपड़ा साहब ने रिसेप्शनिस्ट के थ्रू लिया। तब इतना सरल था, देखिए एकदम से फोन लिया, बोले जी ठीक है आ जाइए, कल 2 बजे आ जाइए। अब अगले दिन मैं को पता वता सब दे दिया था कहाँ जाना है। तो सांता क्रूज में 14 रोड पर उनका ऑफिस था। तो तब कॉटन की साड़ियाँ पहनती थी, पल्ला कंधे पर डाल के, अब तो सलवार कुर्ता पहनने लगी। तो गई मैं, तो चोपड़ा साहब अंदर मीटिंग छोड़ के, रवि जिन्होंने बागवान की बात में डायरेक्ट उनके बेटे ने, रवि के रूम में आए और इंटरव्यू किस बात पर करना था कि वीसीआर आने वाले थे, और वीसीआर आने के कारण चोपड़ा साहब 1 से लेकर 1.5 घंटे तक की वीडियो फिल्में, मतलब शॉर्ट फिल्म बना रहे थे। हालांकि इंसाफ का तराजू फ्लोर पर थी उनकी। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे, हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे, मगर ये शर्त है तुम मुस्कुरा के हाँ कह दो।
ख्वाब बहारों के और सितारों के तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में आए हैं। तुम्हारी बाहों के झूले में झूलने के लिए मचल मचल के मेरे अंग गुनगुनाए हैं। हो ये सारे शौक ये सारे शौक सदाकत का रूप ले लेंगे, मगर ये शर्त है तुम मुस्कुरा के हाँ कह दो। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे। आप ये क्यों बना रहे हैं ऐसी फिल्में? तो इसलिए इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया था मुझे। अब जी। वो इंटरव्यू तो छोटा सा था और मैं इतनी झिझको प्राणी, फिर भी होना था। हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने कहा जी ये जो छोटी फिल्म आप बनाते हैं उसके लिए कहाँ से कहानियां विषय, क्योंकि वो कहानी पर बहुत ध्यान देते और वो ये देखते रहे कि मैसेज है कि नहीं है, कोई इस पर कोई बात निकल के आ रही है। बड़े लिखे आदमी तो बोले कि नहीं, मेरे यहाँ तो वैसे राइटर भी बहुत हैं, कोई भी आइडिया कहीं से या कोई कहानी का मुझे होता है मैं डेवलप करवा लेता हूँ। अब मैंने कहा जी तो रेडियो प्ले है, जैसे मैंने ठंडे अंडे कहा वैसे कहा आप छोड़ जाइए और परसों फोन कर लीजिएगा, तो तब तक शायद मैं पढ़ चुका हूँ। वहां से निकल दी मैं। अब अगला दिन बीता, परसों आ गया, काकी के घर पर ही थी शिवाजी पार्क में, वहाँ फोन भी था, उस जमाने में भी फोन था उनका। फोन तो जाने मैंने कितनी बार लगाए, कितनी बार जैसे ही रिंग हो और मैं फोन ही काट देती। अंदर से इतनी घबराहट मुझे। अब मुझे यह है कि अब मतलब थर्ड डे मुझे निकलना है मथुरा के लिए। अब कल का दिन खाली है तो क्या करूं? अब मैं बताऊं, कुछ थे फैमिली रिलेशन थे हमारे। मीना कुमारी जी की सबसे छोटी बहन थी, वो महमूद साहब की एक्स वाइफ थी। तलाक होने के बाद मीना कुमारी जी के लीगल एडवाइजर थे, बहुत बड़ी बॉम्बे के एक रजनी पटेल, अमीषा पटेल के दादाजी थे। महमूद साहब की जो एक्स वाइफ मधु जी, उनके हस्बैंड किशोर शर्मा, वो हमारे इंदौर के पारिवारिक मित्र थे और उनसे घर की तरह था। तो मैं गई तो मैंने मधु आपा थी बातचीत करी, बोले अंदर मीटिंग में है किशोर। तो मैं और चोपड़ा साहब और पंडित नरेश शर्मा बैठे हुए हैं। अच्छा। मीटिंग चल रही है। काहे की मीटिंग चल रही थी? ये चोपड़ा साहब बाहर की फिल्म करते नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चाणक्य चंद्रगुप्त नाम था, उसमें दिलीप साहब तैयार हो गए थे चाणक्य का रोल करने के लिए। बड़ी हम न्यूज पढ़ते थे कि 3.5 लाख की रिग बनी है, लंदन में रिग बनी है। तो चोपड़ा जी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी किसी ने लिखी थी, तो वो तैयार हो गए थे किशोर जी की फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। तो इसलिए वो मीटिंग अंदर हो रही, लेकिन वहां अचानक वो अपने मुद्दे पर आ गए कि बोले मैं इतना परेशान हूँ, एक लड़की आई थी और मुझे वो कहानी दी गई थी, आचला नागर नाम था, और कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले वैसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मैं इनकम टैक्स ऑफिस जहाँ विविध भारती वहीं था पुराना वाला, तो बोले कि मैं वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस जाना था, तो मेरे पास और कोई बुक नहीं थी उस दिन। वो मेरी किस्मत थी। तो वो जो मैं देख के ले आ गई थी उनको, तो वो निकाला, वो मिल गया। तो आधा बोले, आधा मैंने हिंदी में लिखा, हिंदी में दिक्कत होती थी, तो उर्दू में पढ़ते थे या इंग्लिश में पढ़ते थे, तो हिंदी में आधा पहले पढ़ा, आधा लौटते हैं। और वो तो एकदम बहुत ज्यादा उनको हो गए, हिप्नोटाइज हो गए। फिर अपनी वाइफ को दी, प्रकाश जी नाम था, बोले कि ये तो बनाओ तुम, ये तो तुम्हें बहुत बढ़िया एकदम ऐसा मुद्दा मिल रहा है, तो हॉट है। तो बोले मैं फोन की वेट कर रहा, लेकिन कोई फोन ही नहीं आया। वो बड़े परेशान। और पंडित नरेश शर्मा, तो मुझे झांसी की रानी कहते थे बचपन से, छोटी सी सबसे, वो मुस्कुरा रहे हैं, पान रहता था उनका फोटो के पास। बोले उसने बताया नहीं किसकी बेटी है, क्या है, बता कुछ? बोला नहीं, कुछ नहीं बताया। तब उन्होंने कहा वो अमृतलाल नागर की बेटी है। तो बताया क्यों नहीं? बहरहाल जो भी हो, पट खुले और मैं भागने के चक्कर में, तो मुझे मधु आपा ने जानने नहीं दिया। बोला नहीं, खाना खाएगी ना जाएगी तो किशोर नाराज होगा। दरवाजा खुलता है और चोपड़ा साहब और अपने पंडित चाचा जी ये सब खड़े हैं। चोपड़ा साहब देख के खुश, तो
बोले कि इधर आइए। मैं सिट्टी पिट्टी गुम बिल्कुल। तो बोले कि आपने मुझे फोन नहीं किया। चुप। फिर बोले आपको बताऊं मैं एक बात, आपने फोन भले ही नहीं किया लेकिन वो कहानी में वीडियो फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं इंसाफ का तराजू के फौरन बाद सेट पर जाएगी ये वाली कहानी। अब मुझे तो बड़ी मोटे मोटे आंसू बहने शुरू हो गए। तो कहने लगे ये बात तुमने क्यों नहीं बताई कि तुम नागर जी की बेटी हो। बोले लखनऊ में टेक्स्ट भी कराने गया था फिल्म का, और मुझे शौक है कि बड़े बड़े लेखकों से मिलता हूँ। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी बड़ी सुंदर सी माँ प्लेट में मिठाई लेकर आई थी, तुमने क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे पिता बहुत बड़ा नाम है साहित्य में। अगर मैं कहानी देती आपको पसंद ना आती तो आप कहते क्या यार उस राइटर की ये लड़की क्या लिखती है, क्या अब आपको अच्छी लगी है तो जरूर कहने, मुझे अच्छा लगेगा। क्या तो बात। मैं चरण छुए और अपने साथ ऑफिस ले गए, 1001 रुपया दिए, साइन कर लिए और ये कहा कि ठीक है मैं इधर पिक्चर खत्म कर लूं, ये अगस्त 80 की बात है, तुम इसे और डेवलप करो, सोचो फिल्म के लिए क्या है क्या नहीं। मैं वापस मथुरा।
अनाउंसर जरूर थी, लेकिन मैं सारे काम, हिंदी टॉक सेक्शन के शेड्यूल बनाती थी, नाटक विभाग पूरा ले रखा था और ओबीज करती थी। ऐसे ऐसे कठिन कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए। एक मैंने किया जनपद दर्पण, एक बार आगरा पहुंच गई, तवाइफों के कोठों पर एक प्रोग्राम बनाया, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। एक बार एटा पहुंच गई, वो डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। रेडियो ने इतना, मुझे एक औरत के साथ, शरीर से मैं औरत हूँ और औरत ही बने रहने मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जो शक्ति दी, घरेलू औरत बिल्कुल ससुराल में रहती थी, जगह जगह रोक टोक, हवा मिली नहीं है बाहर की, वो निकली रेडियो में आई और फिर इतना काम किया मैंने, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो अब वो ट्रांसफर नहीं हो रहा मेरा। उन दिनों भाग्य से कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू, सीधी मैं दिल्ली पहुंच गई और बड़े खुश हुए देख के, बहुत सालों बाद देखा। भिक्खू जी बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल मुंबई जा रही हो, पर आराम निश्चिंत होके जाओ तुम मथुरा। और आप ये देखिए, ये एकदम रिलीविंग ऑर्डर आए और 15 दिन के बाद मैं यहाँ आ गई विविध भारती। बहरहाल लेट हो गई थी गाड़ी और मुझे उसी दिन ज्वाइन करना था, तो मैं वो होल्ड ऑल और एक सूटकेस था, वो लेके सीधी ऑफिस गई, टैक्सी करके पूछती पूछती ऑफिस गई, ज्वाइन किया। फिर वहां से काकी के घर शिवाजी पार्क। तारीख थी 8 अप्रैल 1981, उस दिन मैंने विविध भारती ज्वाइन किया। और फिर शाम को मैं ऑफिस गई, चोपड़ा साहब के ऑफिस गई। मथुरा के पेड़े का डिब्बा था, छोटा सा डिब्बा। वो खुश हुए, मैंने कहा जी मैं आ गई हूँ। तुम आ गई हो मतलब? मैंने कहा जी मेरा बिल्कुल ट्रांसफर हो गया। बड़े खुश हुए वो तो, अरे वाह क्या काम, एक तो मैं काम करने वाली और शायद दूसरे वो मिल गए, संडे न देखें, छुट्टी न देखें, बारिश न देखें। उस समय तक तो चोपड़ा साहब ही कहती थी, लेकिन बहुत जल्दी फिर बाबूजी के बाद पापा एक बन गए। इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तुम सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू।
एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। तो मैंने कहा कि मुझे आते आते फिक्स में 5 बजे निकल पाऊंगी, लोकल पकड़ के आऊंगी तो मुझे 6:30-7 तो बजेंगे। मुझे बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। तो मैंने कहा लेकिन मुझे फिल्म लिखना तो आता नहीं है। फिर भी मैं डरी हुई, आप कहानी ले लीजिए, आप किसी और से लिखवा लीजिए। बोले वो प्ले तुमने लिखा था? मैंने कहा जी प्ले तो मैंने लिखा था। तो फिल्म तो वही लिखेगा जिसने वो प्ले लिखा था। ऐसा दिल में पता नहीं क्या उसमें हमको स्क्रीन पे का टच मिल गया। देखो तुम फिक्र मत करो, तुम अपने अब कैरेक्टर्स को, तुमने क्या क्या लिखा? मैंने 100 के लगभग कहानियां मेरी आज लिख चुकी हूँ, रेडियो के लिए तो बहुत लिखा है। तो बोले अब एक काम करो, अब ये चीज नई विधा है तुम्हारे पास, तुम्हारी जो नीलोफर है, वसीम है, हैदर है, इनको देखना शुरू करो। अच्छा। विजुअलाइज, ये पहला मंत्र था उनका, विजुअलाइज योर कैरेक्टर। और कुछ नहीं, डोंट वरी, तुम बस 5-5 सीन हो जाए, दूसरे दिन, पहले दिन, तीसरे दिन फोन कर देना, मैं वेट करूंगा और हम सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फोन कहाँ था? फोन घर ही नहीं था। घर पे जहाँ मैं अभी बैठी हूँ ये मेरा अपना है और 14वां घर है। कहाँ का रही वो सुन के आपके कान खड़े हो जाए। वो बहुत लंबी दास्तान है, तकलीफ वाली दास्तान। सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, अज़ाब है जहाँ जहाँ। तो फिलहाल काकी के यहाँ से भी किस दिन के बाद मैं कहीं गई, वहाँ से तो मैं जाती थी और इसी तरीके से कहानी जो है आगे बढ़ती चली गई। दूसरा टिप जो उन्होंने ये दिया कि बेटा एक तो कहानी या वो मुझे पसंद है, ये जब जो भी लिखना है एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। गाने भी डालूंगा, तुम गाने की सिचुएशन भी ऐसी लाया करो कि कहानी आगे बढ़े, कोशिश करो। 6 गाने में जरूर रखूंगा, एक आध हो सकता है जबरदस्ती डाल दूं, लेकिन कम से कम 5 गानों में कहानी आगे बढ़े। अच्छा, वो भी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। एक ड्राफ्ट हुआ, एक दिन उन्होंने जब 4th ड्राफ्ट हो गया, 5 महीने हो गए लिखते हुए मुझे, 5th ड्राफ्ट आ गया तो बहुत खुश हूँ। और उनकी अच्छी बात क्या थी, अच्छा सीन हो तो एकदम से उठते थे चेयर से और अपने पूरे ऑफिस से सबसे कहते हैं देखो लड़की ने क्या सीन लिखा है। और अगर नरम होता था सीन तो कहते तूने लिखा तो अच्छा है, तो लग रहा है बी आर चोपड़ा ने लिखा है। अच्छा। ये तरीका है। फिर बाद में मतलब यूं करते 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 अब वो फिल्म जो है आगे बढ़ती चली गई। मतलब वो जैसे कि पहला बेबी होता है ना, उसमें एक एक कदम का अनुभव होता है, वो इसके साथ हुआ है। तो ये पूरी जब हो गई, यानी आपकी भी पाठशाला चल रही थी पूरी। फिर एक चीज ना और मेरा दिल तोड़ा, बोले कि बेटा एक काम कर, मैं चाहता हूँ कि रेगुलर ओपनिंग नहीं करूंगा इसकी, ये फिल्म शुरू हो रही है, तुम औरत के ऊपर कुछ ऐसी तरह की लाइन लिखो, ऐसा प्रलोक लिखो कि मैं उनसे, राम मोहन एक पेंटर थे बहुत, एक एक लाइन पर चित्र बनवाऊंगा मैं, वो चलेगा पहला और उसके बाद पिक्चर शुरू हुई। अब आप सुनो विविध भारती के कमाल की, स्टूडियो नंबर 2 होता था, पहले भी वही मिला, मैक्स होने के बाद भी वही मिला। एक गाना में रेणु जी 3 मिनट वाला गाना, वहाँ कुछ करना होता नहीं था हमको, क्योंकि वहां से ब्रॉडकास्ट तो होती नहीं थी, बाहर इंजीनियर होते थे, वो लोग गाना चलाते थे। तो वो शुरू किया मैं औरत हूँ, औरत आसमान से भेजी गई नूर की वो पागल मुकद्दस बूंद, जो सदियों से इस सर्व में गुजरती चली आ गई, क्योंकि मैं औरत हूँ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, ये वो बेईमानी
के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों से दे, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे को पल बन कर, उस तन को जलीलो खार किया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है, मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है, अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। चोपड़ा जी का क्या था, पूरे इन्वॉल्वमेंट, एक फिल्म हो तो कुछ और दूसरा काम नहीं करते, उनके दिमाग में कुछ आए और वो मुझे, मेरे तो घर ही नहीं तो फोन की तो बात ही छोड़ो, तो गोल्ड लाइब्रेरी एक ऊपर हुआ करती थी, वहाँ एक फोन था बस, तो कोई आके कहते कि मैडम आपके फोन, दौड़ के जाती थी और दौड़ के फोन सुन के फिर आ जाती थी, वही फोन था। कुछ खैर वो अब जब लिख गया चोपड़ा जी को सुनाया, बड़े खुश, सबको बुलवाया, उनकी ये आदत, सबको ऑफिस को बुला के अब सुनाओ। उसके बाद महाभारत पर चोपड़ा साहब ने सीरियल बनाया, उसमें भी आपको ध्यान होगा ओपनिंग है मैं समय, तो ये मैंने लिखा था, ये जो मैं औरत हूँ है, इसमें अनजाने में वो बात आ गई है। सबसे पहले तो ये हो गया कि हो गई चलो फिल्म की पूरी, तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाई, राही साहब, रवि, सब लोग बैठे रहती थी, तो वो राही साहब ने बहुत उठ के मुझे, बाबूजी की दोस्ती थी तो मुझे बहुत शाबाशी दी, ये बहुत अच्छी खूबसूरत लिखी थी, लेकिन एक शक का बीज डाल दिया चोपड़ा जी की। क्या? वो ये डाला कि लिखी तो बहुत अच्छी है, लेकिन चोपड़ा साहब ये देख लीजिए
औरत की जिंदगी में पहला मर्द, पहली मोहब्बत और पहला घर और ये पहला बच्चा सब बहुत मायने रखते हैं। तो ये इसने फिल्म में लिखा है कि दूसरे के पास रहना चाहती है, तो ये कहीं फिल्म गलत ना पड़ जाए। अब चोपड़ा जी मन में डाउट, वो तो राही सब चले गए, चोपड़ा जी बहुत नर्वस हो जाते थे, वो घबराहट में। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता था पहले फिल्मों में। लेकिन जब ये बात हुई, हम 4-5 ही लोग थे, मैंने कहा जी चोपड़ा साहब ये मैं नहीं मानूंगी। मैंने कहा कि देखिए, जिस औरत को दूसरे पति में ही से ही मोहब्बत मिल गई, सब कुछ मिल गया, इतना ध्यान रखता है उसका, उसके हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे साथ खड़े रहे रवि चोपड़ा, मैं और रवि एक साइड, और बिल्कुल ऐसे ऐसे तर्क दिए कि बिल्कुल चोपड़ा जी का ओके, और शायद भगवान ही बुलवा रहा था, वरना वहां मैं बिल्कुल अड़ गई थी बिल्कुल। और फिर ऐसा ही हुआ जैसी दिखी गई थी फिल्म। पर शायद ये एक नई बात थी इसकी, बिल्कुल, जो औरतों को लग गई, और औरतों ने चलाई, भर भर की चलाई। तो मुझे पसंद है ये दिल की आरज़ू थी गाना था, और बिल्कुल लगता था वो गाना। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। देखें हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, देखें हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। आँखों को एक इशारे की ज़हमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। फिरने आ मिले।
अच्छा, एक बात तो कहना जरूर चाहूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्या? कि मैंने रोल भी किया है इस फिल्म में। मुझसे चोपड़ा जी ने कहा, बोले देख मेरा राइटर अगर आ जाता है ना तो वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। अब रिलीज का टाइम आ गया, लोकेंद्र शर्मा बोले बैठो बाइक पर, उन्होंने रोक दी वहाँ हाजी अली के बाहर गाड़ी, और उधर देखो ऊपर 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 देखा तो पहला होर्डिंग मेरा। जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में, लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में। अब पिक्चर साहब रिलीज पर आ गए। थर्ड डे मैं ऑफिस में ही थी अपने, तो मुझे पता ये लगा चोपड़ा साहब वहीं फेमस तारदेव, पर मैं पैसे नहीं होते थे, पैदल ही घूमती रहती थी, तो वहीं से चलती फेमस तारदेव पहुंच गई। वहाँ बहुत टेंशन में चोपड़ा जी और राही मासूम रजा और हसन कमाल, बहुत टेंशन। मैं चुपचाप सुन रही हूँ। पता लगा ये जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, ये है वो है वो है, और तीसरे दिन लोग गए नहीं उसमें। तो चोपड़ा जी को बहुत टेंशन। तो राही साहब ने पूछा कि चोपड़ा साहब एक बात बताइए, हमने तो खैर सुनी है, स्क्रिप्ट फिल्म भी देखी है, पर आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि क्या आपने कोई ऐसा कोई कहीं हमारे मजहब की या कोई ऐसी बात की है कि आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो? बोले कभी मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता, मैं ये लड़की ये बैठी है सामने। बोले पे आपको डर नहीं है ना? बोला नहीं है। तो चलिए आज ऐसा करिए, स्पेशल स्क्रीनिंग थी इसी रात, और उसमें जो चोपड़ा जी और हसन कमाल की मदद से जो खासकर जो मौलवी वगैरह बड़े बड़े नाम थे उन लोग को बुलाया गया और रातों रात स्क्रीनिंग की। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा इसमें आपको कुछ गलत लगा? उन्होंने क्लीन चिट, जिसे फतवा कहते हैं, क्लीन चिट दी, इसमें कुछ ऐसा आपत्ति है ना कि उसी को, उनके फतवों को पोस्टर की शक्ल दी गई और उन्हीं छपे हुए जो चिपके हुए पोस्टर थे उन पर चिपका दिया गया। और चौथे दिन से फिर ऑडियंस ने जो जाना शुरू किया है, वो 25 हफ्ते क्या 50 हफ्ते क्या 75 हफ्ते तक ऑडियंस जाती रही, और उसमें भी औरतें सबसे ज्यादा। तो औरतों के मुद्दे पर ये जो फिल्म बनी है, इस मुद्दे पर अगर हम बात करें आशला जी, तो क्या व्यक्तिगत तौर पर किसी महिला ने आपका कुछ मतलब शुक्रिया अदा किया, या उनकी क्या भावना थी या क्या विचार थे उनके, कैसे प्रतिक्रिया मिली? हाँ, मैं बताती हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ, रिलीज के बाद की बात है, 100 डेज हो चुके थे फिल्म को, तो नासिक के पास एक जगह है धुले में उन लोगों ने हमारी टीम का, पूरी यूनिट का वहाँ स्वागत करना था। अच्छा। सब पहुंचे वहाँ, सब कुछ इसका जितना बोलना था मुझे भी बोलना था। मैं नीचे उतरी हूँ और स्टेज के नीचे पूरे बुरके में महिलाएं खड़ी थी, जार रो रही थी। अच्छा। और हाथ चूमते रोते रोते बताए, एक ने ये किस्सा बताया कि हमारे शौहर तो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, दोपहर को आते थे कॉलेज से, खाना तैयार रहता, खा के फिर चले आते थे। एक दिन छोटा बच्चा इतना बीमार था, रो रहा था, तो वो नहीं, थोड़ा देर हो गया, तो शौहर ने गुस्से में 3 बार बोले, तलाक हो गई। किसी ने कहा कि हमने तो फोन पर बोल दिया। कई किस्से सुने, तो बहुत दुख हुआ। फिर लखनऊ गई, वहां सुनाई पड़े कुछ किस्से। इसी बात पर कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ कानून बन चुका है कुछ समय पहले, बहुत ही खुशी की बातें हैं। पाकिस्तान में भी तब तक ये कानून नहीं बना था, बाद में हमसे बहुत पहले बन गया। तो वहाँ का भी एक डेलीगेशन आया हुआ था, वहाँ दिलीप कुमार साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे, और पाकिस्तानी औरतें मेरी घेर घेर के मुझसे कहने लगी रोती, आपने असला जी हमारी एक दुखती रख कुछ हुआ है, हमारे पास और भी तकलीफ है, कुछ और कहें, हमारे लिए कुछ और कहें। मैंने कहा जी मैं क्या है, लेकिन ये मौका मिला, बिया चोपड़ा साहब ने इतनी हिम्मत दिखाई, बनाया। और बताओ भी लखनऊ में अभी जब ये कानून बना तो सुल्तान भाई नाम है, सुल्तान अहमद रिजवी, उन्होंने फोन पर आंसू आ रहे हैं। मैंने कहा आप खुश हैं ये जो कानून बना है? पर कौन खुश नहीं होगा। ये मुझे तो यही लगता है कि मजहब कोई भी हो, हर मजहब में कुछ गलत लोग तो होती हैं, मजहब कोई गलत नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, हम सब अपनी परिभाषा रचते हैं और अपने हिसाब से रचते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं बीच बीच में आपके जो डायलॉग्स हैं बहुत खूबसूरत हैं। उसमें संवाद जो है कि नीलोफर कहती है कि आजाद किया, तुम होते कौन हो जो मुझे आजाद करे।
वो तो मैं कोई होता तुम्हारी रहता। लौंडिया नहीं हूँ, या तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हुआ नोट नहीं हूँ। 5 का नोट नहीं हूँ मैं, वो पलंग नहीं हूँ। क्या बात जब है। चाहे इस्तेमाल किया सरका दिया। जी और एक तो लाइन कुछ ऐसी है, मैं जीती जागती औरत हूँ, जी। मैं कोई जिंदा लाश नहीं जिसका ये मर्दाना समाज जब चाहे उसकी कब्रें बदलता है। और ये डायलॉग जो है हमें लगता है ये बहुत खास है। मेरी मर्जी के बगैर जो शादी हो ही नहीं सकती, उसके टूटने में या तोड़ने में। ये बिल्कुल आपने याद दिलाया मुझे। ये जब मुद्दा चल रहा था अभी जी। 1 साल पहले, न्यूज़पेपर से बहुत लोग जहाँ हो तो ये क्लिपिंग निकाल के दिखाते थे और मुझसे फोन पर बात करते थे। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल सही है। फिल्म में हमें लगता है कि दोनों जब निकाह होता है नीलोफर का, तो उसकी रजामंदी दिखाई जाती है, जबकि पुरुष की नहीं दिखाई जाती, ना हैदर की ना वसीम की। शायद इसीलिए क्योंकि अंत में उसका इस्तेमाल करना था कि उसकी मर्जी ली गई थी शादी में। बहुत बारीक बात पकड़ी है आपने और ये बिल्कुल मैं इससे तारीफ करूंगी आपकी। ये मुद्दा है बिल्कुल कि जो इस बात में मेरी हाँ कही आपने, तो आप इसमें कैसे नहीं सुन रहे? आप 3 बार बोला और निकाल दिया। लेकिन मैं तो वही कहती हूँ कि जो भी हो, आज चोपड़ा जी जैसे मेकर्स नहीं है जो इतनी बड़ी रिस्क उठाएं। क्या आपको सच कहने में क्या डर है? लेकिन बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है, एंड की लड़की कहाँ गई नहीं पता चलता, लेकिन इसमें बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाया। जो तलाक को प्यार प्यार शब्द दिया गया, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने का दौर था और अच्छे गुरु मिल गए मुझे, अच्छे प्लेटफॉर्म ईश्वर देता चला गया। हम हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते, हम हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते, एक बार ही देते हैं दिल अपना हसीनों को, एक बार ही मरते हैं 100 बार नहीं मरते, एक बार ही मरते हैं 100 बार नहीं मरते। परवाने से पहले जली और परवाने के साथ जली, वो तो जला बस पल दो पल को, शम्मा तो सारी रात जली। तो श्रोताओं, ये है लंबी बातचीत। हम सुन रहे थे डॉक्टर अशला नागर से। तो अशला जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी रेनू, और मेरे सभी श्रोताओं को बारंबार धन्यवाद। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कथा, पटकथा और संवाद लेखिका अचला नागर के साथ ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे। ये थी इस प्रोग्राम की दूसरी और अंतिम कड़ी, और इस गपशप में शामिल थी रेणु चतुर्वेदी। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग मिला वंदना ठाकुर से, टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग दिलीप कुलकर्णी, प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना